नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं भवानी शंकर शर्मा आप सबका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछली क्लासों में जो हमने पढ़ा, मैं आशा करता हूं आपने सब लोगों ने उसको बार बार पढ़ा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे, उसकी पुनरावृत्ति की होगी आपने और उसको आत्मसात किया होगा। साथियों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग जो वीडियोज आपको लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो बनाए जा रहे हैं, उसको साथ साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, आत्मसात करते रहिएगा और मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ, कदम ताल मिला के चलने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को सिलेक्शन करवाना, मुझे कुछ भी हो जाइए साथियों, आप लोगों को 2022 में सिलेक्शन लेना है। हम इस सिलेक्शन से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन आपके जीवन को बदल देगा, आपकी जीवन जीने की दशा और दिशा दोनों को बदल देगा। आपकी दशा और आपकी दिशा दोनों चेंज हो जाएगी, लोगों की सोच में अंतर आ जाएगा, आप वही रहेंगे, लोगों का नजरिया चेंज हो जाएगा। इसलिए लोग हमें अच्छे नजरिए से देखें, लोगों की सोच हमारे प्रति पॉजिटिव हो, या हमारा स्वाभिमान बचा हुआ रहे। इसके लिए हमें सफल होना है, अपने घर वालों को अरमानों को पूरा करने के लिए हमें सफल होना है, अपनी अच्छी जीवन शैली के लिए हमें सफल होना है, और हमें देश का नेतृत्व करने के लिए, राष्ट्र निर्माण करने के लिए हमें शिक्षक बनना है। शिक्षक प्रिय साथियों, वो पद होता है जो देश का भविष्य बनाता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे हाथ में देश के भाग्य बनाने की बागडोर है। इसलिए हम होंगे कामयाब अब की बार। साथियों, हमें इस बार रिजल्ट लेना है। विगत कक्षाओं में हमने माहेश्वरी सूत्र पढ़े, उसके बाद में वर्ण विचार वर्णमाला की हमने चर्चा की और आप लोगों ने उस चर्चा को अच्छे से समझा, अपने नोट्स बनाए और इस YouTube चैनल के बारे में आप लोगों ने अपने साथियों को भी शेयर किया है। आप लोगों ने सब्सक्राइबर किया, अपने साथियों से सब्सक्राइबर करवाइएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों, जिससे जो हमारे से अभी तक जुड़ नहीं पाए वो भी हमारे से जुड़ पाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस निःशुल्क क्लास की बहुत सारे मात्रा में छात्रों इससे लाभान्वित हो पाए, और जो परीक्षार्थी जो हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, उनको भी पता चले। इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा। साथियों, आज का हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है प्रयत्न और यत्न। आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्रयत्न और यत्न की चर्चा करेंगे। प्रयत्न और यत्न क्या है? प्रयत्न कह दीजिए, यत्न कह दीजिए, बात वही है। प्रयत्न यत्न साथियों, वर्णों के उच्चारण के लिए जो प्रयास करते हैं, वर्णों के उच्चारण के लिए किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के लिए किए जाने वाला विशेष प्रयास जो है वो प्रयत्न कहलाता है। किंतु साधारणतः हम लोग क्या करते हैं, प्रयत्न और यत्न को दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि इनमें थोड़ा अंतर है। वर्णों के उच्चारण के लिए जो विशेष प्रयास होता हो वह प्रयत्न कहलाता है, किंतु प्रयत्न कह दीजिए, यत्न कह दीजिए, सब जगह इनको एक ही माना है। प्रयत्न और यत्न किसके लिए? वर्णों के उच्चारण के लिए क्या जो प्रयास होता है वो प्रयत्न और यत्न कहलाता है। प्रयत्न के भेद क्या है साथियों? प्रयत्न से वर्णानाम उच्चारणाय यह प्रयास क्रियते स क कथ्यते सह कह। वर्णों के उच्चारण के लिए प्रयास किया जाता वह क्या है? प्रयत्न। प्रयत्न से भेदः, प्रयत्न के कितने भेद हैं? प्रयत्न के मुख्यतः दो भेद हैं। प्रयत्न के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। अब हमें यहाँ प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रयत्न से कति भेदाः सन्ति? एक है, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। हमारा जवाब क्या होगा साथियों? दो भेदौ स्तः, दो भेद हैं। प्रयत्न से प्रथम भेद कह है? आभ्यंतर है। प्रयत्न से प्रथम भेद कह
आभ्यंतर है। द्वितीय भेद है कह प्रयत्न से बाह्य। हम बता देंगे आभ्यंतर प्रयत्न क्या है साथियों। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के लिए जो मुख के भीतर जो चेष्टा की जाती है, जो प्रयास किया जाता है, वर्णों के उच्चारण के समय जो मुख के अंदर जो प्रयास किया जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कह लेते हैं। साथियों, जो बाह्य प्रयत्न होता है वो मुख के बाहर नहीं हो सकता। मुख के बाहर हम कोई प्रयास का हाथ और पैर या नाक और कान इनके द्वारा वर्णों के उच्चारण के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं क्या? ये संभव है क्या? ये नहीं है। किंतु हम बच्चों को समझाने के लिए, सामान्यतः हम छोटे स्कूली बच्चों को समझाने के लिए प्राय हम ये कह देते हैं कि मुख के अंदर जो प्रयास है वो आभ्यंतर या आंतरिक है और मुख के बाहर जो प्रयास किया जाता है वो बाह्य है। जबकि वर्णों के जबकि है क्या? आभ्यंतर किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण के समय, वर्णों के उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है, समय किया जाने वाला प्रयास, वर्णों के उच्चारण के समय किया जाने वाला जो प्रयास है वह क्या कहलाएगा? वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाएगा। और वर्णों के उच्चारण के बाद जो प्रयास करते हैं वो बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। साथियों, बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्न में इतना सूक्ष्म अंतर है कि कब हम बाह्य प्रयत्न करते हैं और कब आभ्यंतर प्रयत्न करते हैं हमें पता ही नहीं चल पाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज के मतानुसार आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब हमें पूछ लिया जाता है आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है, वर्णों के उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है, जो चेष्टा की जाती है, किसके उच्चारण के लिए? वर्णों के उच्चारण के लिए। उस समय जब हम वर्ण उच्चारित करें वो प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न कहलाएगा। और वरदराज ने कितने भेद बताए हैं? इनके 5 भेद हैं। स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद विवर्तम, विवर्तम और संवृतम। आभ्यंतर प्रयत्न से कति भेदाः? 5। आभ्यंतर प्रयत्न से भेदः अस्ति और भेदः नास्ति। साथियों, हमें इनको याद करना होगा। यदि पूछा जाएगा भेदः अस्ति, हमें याद है तो हम कह देंगे इनमें से आएगा तो अस्ति और इनके अलावा आएगा तो हम कह देंगे नास्ति। इसलिए इन 5 को हम याद करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न से कति भेदाः? 5। के स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद विवर्तम, विवर्तम और संवृतम। कति भेदाः आभ्यंतर प्रयत्न से? 5 भेदाः। स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद विवर्तम, विवर्तम और संवृतम। एते कस्य भेदाः? एते आभ्यंतर प्रयत्न से भेदाः। साथियों, यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाने वाला वो क्लियर हुआ आप लोगों के? नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से क्लियर कर लीजिए। हमारा प्रश्न एक भी यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। हमारा टारगेट है आपको पूर्ण रूप से सफलता दिलाना, आपके पूरे में से पूरे अंक आपको दिलाना। हमें एक भी अंक कम आए ये बर्दाश्त नहीं है। हाँ, इस क्लास का उद्देश्य, इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है साथियों। पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं है, ये कहीं व्यवसायिक उद्देश्य नहीं है, ये जन सेवा है आप लोगों के लिए। इसलिए दोबारा से ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग याद रखेंगे कि हम लोगों के साथ किसी ने कदम ताल मिला के हमारे लिए प्रयास किया था। तो प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण के लिए जो प्रयास करते हैं वो प्रयत्न कहलाता। प्रयत्न से अपरम नाम किम? यत्न। यत्न से अपरम नाम किम? प्रयत्न। वर्णानाम उच्चारण ही यह प्रयास क्रियते स कह कथ्यते। वह क्या है? तो प्रयत्न। प्रयत्न से भेदाः 2 भेदो हुस्ते। प्रथम है आभ्यंतर, द्वितीय है बाह्य। आभ्यंतर किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण के समय किया जाने वाला जो प्रयास है। दोनों प्रयत्न ही मुख के अंदर ही होगा साथियों, दोनों प्रयास मुख के अंदर होगा, क्योंकि बाहर तो कोई प्रयास किया ही नहीं जा सकता। किंतु एक तो वर्णों के उच्चारण के समय और एक उच्चारण के बाद में। ये बच्चों को बहलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटे बालकों को
आराम से बोध करवाने के लिए डेफिनेशन लिखी है। वर्णों के उच्चारण के लिए मुख के भीतर जो की जाने वाली चेष्टा है वो आभ्यंतर प्रयत्न है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज ने अपना मत दिया है। और आज के समय में सबसे जो ज्यादा प्रमाणिक मत है वो किसका मत है साथियों? वो वरदराज का है। उन्होंने आपको पूछ लिया जाए, आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, आभ्यंतर प्रयत्न से कतिभेदा चत्वारे पंच षट सप्त, तो आपका जवाब क्या आएगा? पंच आना है। अब इस चर्चा के क्रम में हम आगे बात करते हैं। अब इन पांचों के हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है स्पृष्टम। पहला क्या है? स्पृष्टम। स्पृष्टम के लिए क्या सूत्र है? स्पर्शानाम स्पृष्टम। क्या है? स्पर्शानाम स्पृष्टम। क्या अर्थ हुआ? स्पृष्टम का अर्थ क्या होता है? टच करना, स्पर्श करना, छूना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर जीभ हमारे उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है अच्छी तरह से, वो वर्ण, उन वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या कहलाएगा? स्पृष्ट कहलाएगा। जिन वर्णों का क्या करते समय, उच्चारण करते समय मुख के भीतर किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। किसका? उच्चारण स्थानों का क्या किया जाता है? स्पर्श। कैसे? अच्छी तरह से। उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या कहलाएगा? स्पृष्ट। कैसे लेकर स्पर्श वर्ण कितने हैं साथियों? हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। काद्यो मवसानः स्पर्शः। कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो कैसे मैं तक के जो स्पर्श वर्ण हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना गया है? स्पृष्टम माना गया है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर जीभ के द्वारा उच्चारण स्थानों का अच्छी तरह से क्या किया जाता है? स्पर्श किया जाता है। एक साथियों शब्द जुड़ा है यहाँ, अच्छी तरह से स्पर्श किया जाता है। उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट माना जाता है। समझ गए होंगे? यह प्रश्न कैसे आएगा? स्पृष्टम केसाम, स्पृष्टम केसाम, स्पृष्टम केसाम। तो आपका जवाब क्या होगा? स्पृष्टम केसाम स्पर्शानाम। स्पर्शानाम किम, स्पर्शों का क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? स्पृष्टम। या कैसे लेकर, या स्पृष्टम कति वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न है, स्पृष्टम कति वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न है। तो हमारा जवाब क्या होगा? पंचविंशति। कितने वर्णों का? पंचविंशति के 25 वर्णों का। पंचविंशति वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो कह देंगे स्पृष्टम। और आपको ये वर्ण दे के पूछ लिया जाए, निम्नलिखितसु कस्य आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम अस्ति और कस्य नास्ति, तो हम बता देंगे निम्नलिखितसु कस्य आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम अस्ति। तो हमारे जवाब क्या होगा? क। कस्य नास्ति, शय, शय और रेका इनका नहीं है। कस्य आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम अस्ति, तो हम कह देंगे चारों का ही है ना, क चे टे ते, कु चू टू तू पू, का वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। इन पांचों वर्गों में जो भी वर्ण है उनका सबका आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाएगा साथियों? स्पृष्ट माना जाएगा। बता देंगे। हम ये समझ चुके हैं प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। हमारी चर्चा हुई थी कि आप लोगों को बार बार बताया जाएगा कि एग्जाम में हमें इस से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, साथ साथ ये भी आपको बताया जाएगा जिससे हमारा अभ्यास सुदृढ़ हो पाए। और आप लोगों को इसकी अधिक जानकारी के लिए, ऑब्जेक्टिव आपको एक्सरसाइज के लिए आप मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल भवानी शंकर शर्मा संस्कृतम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज शीट डाली जाती है जिससे आप लोगों का अधिक से अधिक अभ्यास हो सके। अब हमारा दूसरा क्या है? ईसद स्पृष्टम। ईसद का क्या मतलब है साथियों? ईसद का मतलब थोड़ा या कम। ईसद किसको कहते हैं? थोड़ा या कम। किससे थोड़ा या कम? स्पर्श से थोड़ा या कम। स्पर्श से थोड़ा या कम। तो इसमें हमने क्या लिखा? अंतस्थानाम ईसद स्पृष्टम। अंतस्थानाम
ईषद स्पृष्टम। तो हमारे जब प्रश्न क्या होगा, केसाम ईषद स्पृष्टम, केसाम ईषद स्पृष्टम। केसाम का जवाब क्या होगा, अंतस्थानाम, या अंतस्थानाम किम, अंतस्थों का क्या है, तो हमारे जवाब क्या होगा, ईषद स्पृष्टम। ईषद स्पृष्ट किनका है, अंतस्थों का है, या अंतस्थों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईषद स्पृष्ट है। अंतस्थ वर्ण कौन से साथियों, यण प्रत्यार के वर्ण य व र लय, ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना गया है, ईषद स्पृष्टम। ईषद का मतलब क्या है, कम, जहां जीव स्पृष्टम के बजाय थोड़ा कम स्पर्श करे, किसको, उच्चारण स्थानों का। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर जीभ के द्वारा उच्चारण स्थान को थोड़ा कम स्पर्श किया जाता है, उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाता है, उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट माना जाता है। स्पृष्टम में हमने एक चीज लिखी थी अच्छी तरह से, यहां थोड़ा सा क्या होगा, स्पर्श कम होगा, किसके बजाय, स्पृष्ट के बजाय, किसके द्वारा, जीभ के द्वारा, किनका, उच्चारण स्थानों का थोड़ा कम स्पर्श किया जाएगा। इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर जीभ के द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा कम स्पर्श किया जाता है, उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाता है, ईषद स्पृष्टम माना जाता है। अब ये समझ गए होंगे साथियों, स्पृष्ट में तो जीभ पूरी तरह से अच्छी तरह से उच्चारण स्थानों का स्पर्श करेगी, इसमें थोड़ा क्या है, कम स्पर्श करेगी उसकी तुलना में। अब स्पृष्टम केसाम, अंतस्थानाम, अंतस्थानाम किम, स्पृष्टम, स्पृष्ट किनका, अंतस्थ वर्णों का। अंतस्थ वर्णों का कौन सा, स्पृष्ट, बता, अंतस्थ वर्णों का कौन सा, ईषद स्पृष्टम। और ईषद स्पृष्टम केसाम, अंतस्थानाम। ईषद स्पृष्टम कति वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न है, 1 2 3 4 है, तो हम कह देंगे 4। निम्नलिखितसु कस्य आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्टम अस्ति, तो यरलव में से आएगा तो हम कह देंगे एतेषाम अस्ति, और इनके अलावा आएगा तो नास्ति। आगे हम चर्चा करें ईषद विवर्तम। ईषद विवर्तम उष्माणाम, ईषद विवर्तम उष्माणाम, तो हमारे यहाँ जवाब ईषद विवर्तम केसाम, ईषद विवर्तम केसाम, तो हमारे जवाब क्या हुआ, उष्माणाम। ये उष्माणाम किम, ईषद विवर्तम। साथियों विवर्त का मतलब होता है खुलना, किसका खुलना, मुख का खुलना, मुख का खुलना। विवर्त का मतलब मुख का खुलना। जिन वर्णों को उच्चारण करेंगे तो मुख पूरी तरह से खुल जाता है, जैसे स्वरों का हम उच्चारण करते हैं अ ई ओ, हमारा मुख पूरा खुल जाता है। और विवर्त की तुलना में जहां मुख थोड़ा कम खुलेगा, ईषद विवर्त का मतलब है विवर्त की तुलना में जहां मुख थोड़ा कम खुल रहा हो, वह उन वर्णों का, जिन वर्णों में विवर्त की तुलना में मुख थोड़ा कम खुल रहा हो, उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाएगा, ईषद विवर्तम। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख कम खुलता हो, किसकी तुलना में थोड़ा कम खुलता हो, विवर्त की तुलना में थोड़ा कम खुलता हो, उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाता है, ईषद विवर्त माना जाता है। ईषद विवर्तम उष्माणाम, ईषद विवर्तम कितने वर्णों का, उष्म वर्णों का। कौन कौन से उष्म वर्णों का, श है, कितने, 4 उष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाता है, ईषद विवर्तम। अब आपको समझ में आया होगा साथियों, विवर्त का मतलब मुख का खुलना, ईषद विवर्त का मतलब थोड़ा कम खुलना। किसकी तुलना में थोड़ा कम खुलना, विवर्त की तुलना में थोड़ा कम खुलना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख थोड़ा कम खुलता है, इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाता है, ईषद विवर्त माना जाता है, माना जाता है ना साथियों। और श है, इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईषद विवर्तम। ईषद विवर्तम कैसाम, उष्माणाम, उष्माणाम आभ्यंतर प्रयत्न किम, ईषद विवर्तम। ईषद विवर्तम निम्नलिखित से कस्य आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवर्तम अस्ति और कस्य नास्ति, हम बता देंगे ना साथियों। आगे नेक्स्ट है, कस्य आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्टम अस्ति और कस्य नास्ति, हमारे जवाब, हम इसमें जवाब दे देंगे। 4 नंबर पे हमारा क्या है, विवर्तम। विवर्तम का मतलब है मुख का पूरा खुलना, विवर्तम मुख का पूरा खुलना। किस समय,
वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं और हमारा मुख पूरा खुल जाता है, वो जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख क्या हो पूरा खुल जाता है, उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाएगा? विवर्तम। विवर्तम स्वराणाम, विवर्तम स्वराणाम। तो हमारे यहाँ प्रश्न क्या होगा? विवर्तम केशाम, विवर्तम केशाम। तो इसका जवाब क्या आएगा? विवर्तम केशाम स्वराणाम या स्वराणाम किम। तो इसका जवाब क्या आएगा? विवर्तम। स्वरों का क्या है? विवर्त। और विवर्त किनका है? स्वरों का है। बता देंगे। स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्न किम, स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्न है कह, स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्न है कह। तो विवर्तम, विवर्तम केसाम स्वराणाम, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवर्त माना जाता है। स्वर कौन से? अच्प जो प्रत्याहार, कितने स्वर हैं? 9, इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाएगा? विवर्त। अब साथियों इस ए का आभ्यंतर प्रयत्न विवर्त भी है और ए का आभ्यंतर प्रयत्न संवर्त भी है। अब हम कैसे पता कर पाएंगे कि ए विवर्त में कब हो, ए का आभ्यंतर प्रयत्न विवर्त कब माना जाए और संवर्त कब माना जाए? संवर्त का अर्थ समझते हैं पहले। संवर्त का अर्थ है मुख का संकुचन होना, मुख का बंद होना वर्णों के उच्चारण के समय। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं हमारा मुख बंद हो जाता है और उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या कहलाता है? संवर्तम कहलाता है साथियों। संवर्तम ह्रस्व अकार से प्रयोगे संवर्तम प्रक्रिया दशायाम विवर्तम। सूत्र क्या है? ह्रस्व अकार से, ह्रस्व अकार से प्रयोगे संवर्तम, प्रयोग दशा में संवृत है, प्रक्रिया दशायाम विवर्तम। ह्रस्व ए की कितनी दशा बताई है इन्होंने? 2 दशा बताई है साथियों। कौन कौन सी? एक प्रयोग दशा और दूसरी प्रक्रिया दशा। ह्रस्व ए संवृत भी है और ह्रस्व ए विवर्त भी है। प्रयोग दशा क्या है साथियों? जब हम ह्रस्व ए वर्ण किसी शब्द में प्रयोग कर रहे हैं, वहां ए हम शब्द में जब प्रयोग कर रहे हैं ए का, तो उस ए के कौन सी दशा है? जैसे राम, राम क्या है? शब्द है। श्याम, सोहन, मोहन, गोपाल, रमेश, सुरेश, ये सारे क्या हैं? शब्द हैं। विद्यालय, ये क्या है? शब्द हैं। इन शब्दों के अंत में जो ए आ रहा है वो ए कौन सी दशा का है? प्रयोग दशा का है। इस ए का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या माना जाएगा? प्रयोग दशायाम संवृतम। प्रयोग दशा में का जो ए का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? संवृतम। जैसे राम, राम में मैं में जो ए है वो कौन सी दशा का है? प्रयोग दशा का है। और इसका प्रयोग दशा का होने के कारण इसका जो आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाएगा? संवृतम। प्रक्रिया दशा क्या साथियों? जब ए वर्ण किसी प्रक्रिया दशा या संधि में हो, ए वर्ण शब्द में ना हो कि कहाँ पे हो? संधि में हो, संधि में काम लिया जाता है, उस स्थिति में ए का आभ्यंतर प्रयत्न क्या मान लिया जाता है? विवर्त मान लिया जाता है। जैसे पुस्तक धन आले, पुस्तक कै में क्या है? ए। और ये ए कौन सी दशा का है? प्रक्रिया दशा का। और प्रक्रिया दशा का ए होने पर इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाएगा? विवर्त। साथियों मुख्य मुख्य 2 ही बातें हैं, ए का संवर्त भी होता है और ए का विवर्त भी होता है। जब ए शब्द में है तब तो क्या माना जाएगा? एक संवृत। और जब ए संधि में है तो ए क्या माना जाएगा? विवर्त। साथियों हमने 5 आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े हैं। इन 5 आभ्यंतर प्रयत्नों में 3 जो प्रयत्न हैं हमारे, 3 जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं वो किससे संबंधित है साथियों? 1, 2 और ये 3 आभ्यंतर प्रयत्न, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 आभ्यंतर प्रयत्न हमारे हल वर्णों से संबंधित है, व्यंजन वर्णों से संबंधित है। और जो अंतिम जो 2 आभ्यंतर प्रयत्न हैं वो स्वरों से संबंधित हैं। विवर्त स्वराणाम, और विवर्त किसका है? स्वरों का। और संवर्त किसका है? केवल ए का। कहाँ पर हो वो ए? शब्द में हो। कौन सी दशा का हो? प्रयोग दशा का हो। और जब वो संधि में होगा तो उसका
विवर्त। अब हम आगे बात कर रहे हैं, बटुओजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, 4 ही प्रकार के माने हैं। जो वरदराज के गुरु हैं बटुओजी दीक्षित, वो कहते हैं सिद्धांत कौमुदी में कि आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के होते हैं। बहुत बार हम बहुत सारी जगह गाइडों में कई जगह हम देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न से चत्वारः भेदा, ये क्लियर नहीं किया होता है 4 कौन बता रहा है और 5 कौन बता रहा है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 किसके अनुसार है, 5 किसके अनुसार, ये क्लियर नहीं हो पाता। साथियों, आपको पूछा जाए बटुओजी दीक्षित मतानुसार आभ्यंतर प्रयत्न कति संति, तो हम कह देंगे चत्वारः है। या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो हम कह देंगे 4 हैं, चत्वारः। बटुओजी दीक्षित का कम आभ्यंतर प्रयत्न न मन्यते, कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न को नहीं मानते, उन्होंने हम कह देंगे ईसद विवर्त को नहीं मानते। उन्होंने ईसद विवर्त को कहाँ पे माना, विवर्त में माना। हमें बटुओजी दीक्षित के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाएगा तो हम इनका हवाला देके पूछा जाएगा तो हम 4 बताएंगे। अन्यथा आप लोगों को आंखें बंद करके कितने आभ्यंतर प्रयत्न बताने हैं, 5 बताने हैं। साथियों, इसमें से हमारा प्रश्न जाना नहीं चाहिए, प्रत्येक टॉपिक को इतना सुदृढ़ करके हमें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्नों की। बाह्य प्रयत्न क्या है? वर्णों के उच्चारण के लिए मुख के बाहरी भागों के द्वारा की गई चेष्टाएं बाह्य प्रयत्न कहलाती है। आपको डेफिनेशन क्या नजर आ रही है? वर्णों के उच्चारण के लिए मुख के बाहरी भागों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, चेष्टा की जाती है, वो बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण के लिए हाथ से वर्ण उच्चारित नहीं होते हैं, या सिर से वर्ण उच्चारित नहीं होंगे, कंधे से नहीं होंगे, पैरों से वर्ण उच्चारित नहीं होते। साथियों, ये बच्चों के लिए परिभाषा है। आप लोगों के लिए इस परिभाषा को हम और कैसे अच्छे से क्लियर कर पाए कि वर्णों के उच्चारण के पश्चात, वर्णों के उच्चारण के पश्चात जो चेष्टा की जाती है, वर्णों के उच्चारण के पश्चात जो चेष्टा की जाती है, वह आभ्यंतर प्रयत्न वह बाह्य प्रयत्न कहलाती है, वह बाह्य प्रयत्न कहलाती है। वर्णों के उच्चारण के लिए जो चेष्टा की जाती है वह चेष्टा बाह्य प्रयत्न कहलाती है। माने अभी हमने इस बात को क्लियर किया साथियों कि वर्णों के उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है, चेष्टा की जाती है, वो तो आभ्यंतर, और वर्णों के उच्चारण के बाद जो चेष्टा की जाती है वो बाह्य। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। बाह्य प्रयत्न कति भवन्ति, 10, 11, 12, 13। तो हमारा जवाब क्या आना चाहिए साथियों? बाह्य प्रयत्न कति संति। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रयत्न में से 1 या 2 प्रश्न पक्का आता है साथियों। तो बाह्य प्रयत्न कति संति, 10, 11, 12, 13। तो हमारे जवाब क्या आएगा? 11। निम्नलिखित बाह्य प्रयत्न है अस्ति और नास्ति। साथियों, इनको याद कर लेंगे हम। कौन कौन से? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अलप प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। एतेषां कर्मः निश्चितः अस्ति नास्ति, एतेषां संख्या निश्चिता अस्ति। इन बाह्य प्रयत्नों की क्रम निश्चित नहीं है साथियों, इनकी संख्या निश्चित है। अब इसमें वर्गीकरण में एक सूत्र लिखा है, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। ये सूत्र क्या कहता है? खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। माने खर प्रत्याहार के अंदर। कौन से प्रत्याहार के अंदर? खर प्रत्याहार के अंदर। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श। कुल कितने वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार में? 13 वर्ण। कौन कौन से? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श। कितने वर्ण? ये 13 वर्ण। कौन से प्रत्याहार में? खर प्रत्याहार में। उन 13 वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है। इन खर प्रत्याहार के जो 13 वर्ण है, क, ख और च, छ, ट, थ, ट, ठ, त, थ और प, फ और श और श। इन 13 वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है साथियों? इन 13 वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार भी है, श्वास भी है और अघोष भी है।
यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, अघोष वर्णाः कति सन्ति, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। तो हमारा जवाब क्या आएगा, त्रयोदश। त्रयोदश कीदृशः वर्णः, घोष या अघोष या दोनों में से कोई नहीं, तो हम कह देंगे अघोष वर्ण। आपको पूछ ले कह इत्यस्य बाह्य प्रयत्न है, कहे विवार है, श्वास है, अघोष है या उपयुक्तम सर्वम, तो हम कह देंगे उपयुक्तम सर्वम, क्योंकि इन 13 वर्णों के 3 बाह्य प्रयत्न हैं। इन 13 वर्णों का विवार भी है, श्वास भी है और अघोष भी है। आपको पूछ लीजिए अघोष वर्ण कितने हैं, तो हम कह देंगे 13। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है, हम बता देंगे। अब हमने अगला सूत्र क्या लिखा, हसः संवारा नादा घोषाश्च। ये क्या कहता है, हस प्रत्यार में जो वर्ण है, कौन से प्रत्यार में, हस प्रत्यार में जो वर्ण है उनका बाह्य प्रयत्न क्या है, संवार है, नाद है और घोष है। हस प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और इसके अलावा यर लवई। ये कुल कितने वर्ण आते हैं हस प्रत्यार में, 20 वर्ण आते हैं, विंशति वर्णाः। इन 20 वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है, इन 20 वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार भी है, नाद भी है और घोष भी है। तो आपको पूछ लिया जाए घोष वर्णाः कति सन्ति, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रियविंशति। तो साथियों क्या जवाब आएगा, विंशति। विंशति कीदृशः वर्णः, विंशति कैसे वर्ण है, घोष या अघोष, तो आप क्या बताएंगे, घोष वर्ण। हम वो कौन से वर्ण है, ये 20 वर्ण घोष वर्ण है। इन 20 वर्णों के 3 आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है। गय के कितने बाह्य प्रयत्न, गय इत्यस्य कति बाह्य प्रयत्न, यहाँ पर गय के बाह्य प्रयत्न कौन कौन सा है, गय का संवार भी है, गय का नाद भी है और गय का घोष भी है। इसी प्रकार जय का माने 20 वर्णों के कितने कितने बाह्य प्रयत्न हैं, 3 बाह्य प्रयत्न हैं। कौन से प्रत्याहार के, हस प्रत्याहार के 20 वर्णों के 3 बाह्य प्रयत्न कौन कौन से, संवार, नाद और घोष। आगे हम बात करते हैं अल्प प्राण। वर्णानाम प्रथमम तृतीयम पंचमश्च अल्प प्राण है। वर्णों में कौन सा वर्ण, प्रथमम पहला, तृतीयम तीसरा और पांचवा। यणश्च ये, वै, रै, लय। कुल कितने वर्ण, 19 वर्ण क्या माने गए हैं, अल्प प्राण माने गए। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा वर्ण यर लवय। कुल कितने वर्ण, 19 वर्ण क्या माने गए हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्णाः कति सन्ति, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। तो नवदश। नवदश कीदृशः वर्णः, अल्प प्राण या महाप्राण, तो क्या हमारा जवाब क्या आएगा, अल्प प्राण। निम्नलिखिषु अल्प प्राणः वर्णः अस्ति और अल्प प्राण वर्ण है नास्ति। तो पहला, तीसरा, पांचवा होगा तो हमारा जवाब होगा अस्ति, और इनके अलावा होगा तो हमारा जवाब होगा नास्ति। आगे वर्णानाम द्वितीयम चतुर्थो सलश्च महाप्राणा। वर्णानाम वर्णों का, द्वितीयम दूसरा, चतुर्थो चौथा, सलश्च माने सल प्रत्यार के वर्ण, दूसरा और चौथा। सल प्रत्यार में कौन कौन से आते हैं, शय, शय, शय है। कितने, 10, 4, 14। कितने वर्ण, 14 वर्ण। वर्णानाम द्वितीयम वर्णों का दूसरा वर्ण, चतुर्थम चौथा वर्ण, सलश्च स है। कुल कितने वर्ण, 14 वर्ण क्या माने गए हैं, महाप्राण। महाप्राण वर्णाः कति सन्ति, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। तो हम कह देंगे चतुर्दश। चतुर्दश कीदृशः वर्णाः, अल्प प्राण या महाप्राणः, तो हम कह देंगे महाप्राण। अब साथियों हम बात करते हैं उद्दात। ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न हैं। स्वरों के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, उद्दात, अनुदात, स्वरित। इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले क्लास में भी उद्दात, अनुदात, स्वरित की चर्चा हो चुकी है। वापिस से उसी चर्चा को हम दोहरा रहे हैं साथियों। उद्दात है, उद्दात किसको कहा, उच्च उद्दात है, जो उच्चारण स्थानों कौन से भाग से उच्चारित हो, ऊपर के भाग से उच्चारित हो, वो क्या कहलाता है, उद्दात। उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चारित होने वाले स्वरों को उद्दात कहते हैं। उद्दात का कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे ए के कोई चिन्ह नहीं है। और फिर दूसरा क्या है हमारा, अनुदात। अनुदात का सूत्र क्या है, नीचे ही अनुदात है, अर्थात उच्चारण स्थानों के निचले भाग से उच्चारित होने वालों को अनुदात कहते हैं। और अनुदात का चिन्ह क्या है, ये आड़ी रेखा किसका चिन्ह है, अनुदात का।
नीचे अनुदात है, नीचे के भाग से जो उच्चारित होते हैं। किनके नीचे के भाग से? उच्चारण स्थानों के नीचे के भाग से उच्चारित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं साथियों? अनुदात है। अनुदात से चिन्हम भवति व न भवति? भवति। अब हम स्वरित, समाहारे स्वरित है। समाहार का क्या अर्थ है यहाँ? मध्य। उच्चारण स्थानों के कौन से भाग से? मध्य भाग से जो उच्चारित होते हैं वो स्वरित कहलाते हैं। स्वरित में रेखा क्या होती है? खड़ी रेखा। जैसे एक के ऊपर जो खड़ी रेखा है वो क्या है? स्वरित की है। प्रत्येक वर्ण चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण का, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, आभ्यंतर प्रयत्न तो क्या है? प्रत्येक वर्ण का एक एक है। प्रत्येक स्वर के तीन तीन बाह्य प्रयत्न है। प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य प्रयत्न हैं? उदात्त भी है, अनुदात्त भी है, स्वरित भी है। साथियों, आपको ये चर्चा अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप दोबारा से इसको पढ़िएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, बार बार आप इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को दबाइए साथियों, आप लोग दबाइए, और जिससे हम लाइव क्लास में आपको ओपन सेशन रख सकें, जिसमें आपकी संख्याएं भी मेरे सामने आ सके और उनका जवाब दिया जा सके और हम संस्कृत की उपासना कर सकें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। हम फिर मिलते हैं नई क्लास में।